खेलना सबको आता है मगर जीतना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार तोमर। अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने जो ओवरऑल रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में 4th रैंक और ओवरऑल 6th रैंक मैंने हासिल करी है। और इस यात्रा के लिए मैं जो इसके रिगार्डिंग में कुछ आपको जो मेरे जो एग्ज़ाम और सिलेक्शन का जो एक जर्नी थी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस अपने बैकग्राउंड में जानना चाह रहा हूँ, जिसमें कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद रूरल ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूँ। और दूसरा इसमें यह है कि आगे के जितने भी मार्क्स हैं जो इस सिलेक्शन हुआ है, उस सिलेक्शन में स्पेशली प्रीलिम में जो 150 प्लस जो मेरे मार्क्स आए हैं, उस पर मैं स्पेशली फोकस करूंगा कि आपको किस प्रकार से 150 या आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरा प्रीलिम मेंस में क्या स्पेशल किया गया, इसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा। तीसरा इंटरव्यू। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, इस चीज़ आगे मैं आपको इसके रिगार्डिंग में सारी डिटेल बताऊंगा। और स्पेशली जो मेरा फोकस रहेगा वो रूरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन पर रहेगा। और जिससे कि हो सकता है वीडियो आपका थोड़ा लंबा चले, मगर मैं ये ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि ये आपकी यात्रा में काफ़ी सक्सेसफुल बनाने में और काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहले जो फॉरेस्ट की सर्विस है, फॉरेस्ट की सर्विस के लिए 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो है, पहला तो आपका साइंस ग्रेजुएट होना होगा। साइंस ग्रेजुएट के बाद में कुछ बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आपको कंप्लीट करनी होंगी, जो कि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जो डिप्टी एसपी होता है उसके इक्विवेलेंट आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रीलिम के रिगार्डिंग में आगे मैं जो आपके से बात करना चाह रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग में सबसे पहले आपको प्रीलिम पर ध्यान देना होगा। प्रीलिम के ध्यान देने के लिए क्या है कि 2018 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीएससी के तर्ज पर ही अपना जो फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम होता है उसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद में आप मुझे भी जो मेंस देने का मौका मिला वो एक सेम प्रीलिम के द्वारा ही मिला, सिविल सर्विस प्लस फॉरेस्ट सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि प्रीलिम का जो आगे प्रोसीजर है किस प्रकार का होता है, सेम यूपीएससी की तरह। यहाँ पर GS1 और GS2 होते हैं। GS1 जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है वो उससे ही मेरिट डिसाइड होती है और उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा जो CSET का पेपर है, सेकंड पेपर, तो CSET के पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है और उस पर आपको वो प्रोपोर्शनल टाइम देना होगा। नेक्स्ट है इसमें कि यूपीएससी के जो प्रीलिम है, प्रीलिम पे हम किस प्रकार से काम करें और अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ किस प्रकार से करें। तो यूपीएससी के प्रीलिम को अगर हम ध्यान देते हैं तो जो स्पेशली मेरी जो तैयारी है वो यूपीएससी की ही तैयारी हुई है और स्पेशल पीसीएस के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। और जो यूपीएससी की बुक्स हैं वो यूपीएससी की बुक्स पर ही मैं ध्यान देता गया और जो एग्ज़ाम है वो उसी की तैयारी से मैंने क्लियर किए हैं और आज आपके सामने ये एक इंटरव्यू देने के लिए भी हूँ। तो प्रीलिम के हम किस प्रकार से काम करें, मैं इसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि जो प्रीलिम के लिए है, जो यूपीएससी की बुक्स हैं बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस, इसके रिगार्डिंग में जो मेन बुक हैं हमको वो एनसीईआरटी हैं। एनसीईआरटी के बाद में कुछ बेसिक बुक जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं रावजी वहीर की, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पैरेलल में, एनसीईआरटी के पैरेलल में। और ऐसे ही एनवायरमेंटल साइंस है तो एनवायरमेंटल साइंस के लिए जो शंकर IAS की बुक पे हम ज़्यादा अपना पढ़ाई करते हैं और उससे अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये होगा कि जो प्रीलिम है, प्रीलिम के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कुछ जो एस्पिरेंट है वो घटना चक्र को बताते हैं। मैंने लिटरली कभी घटना चक्र को इतना नहीं पढ़ा, बस थोड़ा मुझे नॉलेज है, मगर मैंने घटना चक्र जो बच्चे बताते हैं वो मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने जितने एग्ज़ाम हैं और जो सक्सेस हुआ हूँ आज तक वो मैं केवल अपनी यूपीएससी की तैयारी से ही मेनली सक्सेस हुआ हूँ। नेक्स्ट है अब हमको प्रीलिम पे हमको कैसे काम करना है और इस चीज़ को हमको स्पेशल ध्यान देना होगा कि प्रीलिम क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसको मिनिमम से मिनिमम क्लियर कैसे मार्क्स कैसे लाएं और क्लियर करें
और स्पेशली फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रीलिम में एटलीस्ट 12 से 15 मैक्सिमम नंबर और एक्स्ट्रा होने चाहिए सिविल सर्विसेज के कंपैरिजन में। और इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जो प्रीलिम का सिलेबस है उसको सिलेबस को आपको माइक्रो प्रोफाइलिंग करनी होगी। माइक्रो प्रोफाइलिंग में भी आपको इंटरेस्ट के हिसाब से और जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनके हिसाब से आपको अपना सिलेबस माइक्रो प्रोफाइल करें, सब्जेक्ट प्रोफाइल करें और टॉपिक्स को प्रोफाइल करें। ये इस प्रकार से यह सब्जेक्ट का सबसेट है आपका, सब्जेक्ट का सबसेट है आपका टॉपिक। इसको ये ध्यान में रखें कि कौन से हाई यील्ड सब्जेक्ट्स हैं और हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, तभी हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और जो मेरे भी 150s में कई बार स्कोर किया है, 150 प्लस आउट ऑफ 200 किया है। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि ये आपको प्लानिंग करनी की है कि आप कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज़ करें जब आपको इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको देने हैं। तो इसके लिए मेनली है आप अपनी जो स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाएं कि आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अटेन कर पाएंगे। आगे क्या होगा इसमें मैं आपको और डिटेल बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चंस के जो पूरा पेपर होता है तो पेपर 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में भी मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। फर्स्ट नॉलेज बेस्ड, जो कि 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए होते हैं। दूसरे क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, 3 से 4 स्टेटमेंट होते हैं उनके, वो आपकी इंटरलिंकिंग और आपकी एनालिसिस को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप इंटरलिंक आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टेटमेंट का इंटरडिपेंडेंस दूसरे स्टेटमेंट में किस प्रकार से है, तो उसको ही आपको ये आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी चेक की जाती है। थर्ड आते हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस में भी आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग वो देखते हैं कि आप कितना लॉजिकली किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। जो 4th टाइप के हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो ये क्वेश्चंस के जब टाइप हैं ये स्पेशल एक एस्पिरेंट की क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं, और ये हमको जानना होगा कि हम किस प्रकार से हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो जब भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, तो स्पेशली इसमें जो एग्जामिनर होते हैं वो ये करते हैं कि जो एनालिसिस है उनका एक एस्पिरेंट की साइकी को उसके लोग लेकर उनके पास एक स्टडी होती है कि इस एस्पिरेंट कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर ट्रैप किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार को जानने के लिए आपको अपने हर एक ट्रिक्स ऑफ ट्रेड है उनको अप्लाई करना होगा, तभी आपको इस क्वेश्चन जो प्रीलिम के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इजीली सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड्स पे भी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे आपको आसानी होगी। इसमें क्या है कि आपको कई तरीके के आपको अप्लाई अपना माइंड करना होता है। कुछ हो सकता है नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, कुछ हो सकता है नॉलेज के एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। कॉमन सेंस के बाद में आपको एनालिटिकल जो रीजनिंग है उससे आप एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ तक कि लैंग्वेज या आपके जो रीजनल टोन हैं, रीजनल डायलेक्ट्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इनको मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रीवियसली ये क्वेश्चन आए हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया गया है जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। नेक्स्ट है आपके पास में कि कितने क्वेश्चंस किए जाएं। इसके लिए एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि मैक्सिमम स्कोर करना है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट किए जाने चाहिए। मैंने 2016 से जब से एग्ज़ाम मैं अटैम्प्ट किया है मैंने इसमें, तब से मैं अपने मार्क्स और कितने क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए मैं इसकी आपको डिटेल बता सकता हूँ। प्रीलिम को लेकर जब 2016 में मैंने अबाउट 135 क्वेश्चन किए थे आउट ऑफ 150, जिसमें मेरा स्कोर आया था 144। 2017 में अबाउट 140 के अबाउट मैंने अटैम्प्ट किए थे, तब स्कोर था 133, जबकि कट ऑफ जो थी वो थी सिविल सर्विसेज वाली 127। 2018 में स्पेशली मैं फोकस करूंगा। 2018 में मेरे 151 मार्क्स थे और कट ऑफ थी 126।
ऐसे 2019 में मैंने 143 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और स्कोर किया था मैंने 136 अबाउट मार्क्स। इसके बाद में भी जो फॉरेस्ट सर्विसेज है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं मेंस में, उसमें भी पेपर 1 और 2 को मिला के 300 प्लस स्कोर किया है। तो वो किस प्रकार से किया, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पहला है आपका कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं उनको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहला जो फंडा है, पहले फंडा यही है आपका कि आपको मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट अपना मॉक टेस्ट लेती हैं, तो उनको आपको रेगुलरली करना है, जिससे आप आसानी से जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। और मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आपके बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकते कि क्वेश्चन पेपर टफ था, इसीलिए रुक जाता है कि हमने सिली मिस्टेक्स ज़्यादा कर दी। तो जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ लगाने का मतलब यही है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, प्लस आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आपकी कम हो जाए, जिससे आप सेलेक्ट हो जाएं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिस के पॉइंट से अगर बात करेंगे मेरे से, तो जब ये 151 मार्क्स आए हैं तो उस साल यूपीएससी के साथ में ही मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। तो यूपीएससी के लिए स्पेशल मैंने 100 प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और अबाउट 10,000 क्वेश्चंस की मेरे पास प्रैक्टिस थी। इससे मुझे जो क्वेश्चन इसका यूपी का स्पेशली आया था तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे सही हो गए थे, वो जो मेरी यूपीएससी की नॉलेज ही थी, तो इसलिए मुझे स्पेशल इनकी आगे ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा पॉइंट है आपको कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, जिससे आपका एलिमिनेशन मेथड अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो केवल नॉलेज के नहीं होते, वो आपकी रीजनिंग और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करते हैं कि आप लॉजिकली उनको किस प्रकार से एलिमिनेट कर देते हैं। इस पर आपको काम करना होगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका, मैं 1-2 क्वेश्चंस लेके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपना स्कोर करते हैं। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था कि जिसमें एथनिक ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स के साथ में कंट्रीज़ के साथ उन्होंने मैच करना था। जब मैच करना था तो आप इस क्वेश्चन को, हालांकि इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे कि मैं इसको सॉल्व कर पाता, फिर भी मैंने इसको करेक्ट किया था। ये स्पेशली मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे सॉल्व किया था। तो जब पहला पॉइंट था, इसमें पहला पॉइंट था टेढ़ा, TEDA टेढ़ा, दूसरा पॉइंट था बाजा और तीसरा पॉइंट था लूर, LUR। और इसको किस कंट्री के साथ एथनिक ग्रुप है, इसके साथ इनको आपको मैच करना था। तब ये मैच करना था तो एकदम से इसका पहली बार ऐसे कीवर्ड सुने कि ये एथनिक ग्रुप हैं, तो कैसे इसको और करेक्ट भी करना, ये भी चैलेंज है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम अटैम्प्ट ही नहीं करने होते, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अटैम्प्ट करने होते हैं, इसीलिए हमको अपनी ट्रिक्स सारी की सारी लगानी होती हैं। तो अब ये क्वेश्चन को एक ही, जब मैंने इसको ऑप्शंस में जाके जब देखा तो जो कंट्रीज़ हैं, अब कंट्रीज़ की मैं ये लॉजिक समझ रहा था कि किस कंट्रीज़ के साथ में मैं इसको हर एक पॉइंट को मैच कर सकता हूँ। तब मैंने एक लैंग्वेज और डायलेक्ट को देखने की कोशिश करी। जब मैं डायलेक्ट और लैंग्वेज को देखने लगा इनके कीवर्ड्स की को, तो जब मैं LUR लूर को जब देखता हूँ तो उसमें बड़े सिंपल एक ईजी वे में विदाउट टंग ट्विस्टिंग के इसको हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से मैंने ये क्वेश्चन किया। और जब हम ऑप्शन में इस साइड में जब देखते हैं, ऑप्शन में थे इजिप्ट, लीबिया और ईरान, तो सिंपल सा अगर प्रोनाउंसिएशन का देखता हूँ तो ईरान जो सिंपल, एक बहुत सिंपल है, एकदम फ्लैट इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर पा रहे हैं। उधर से हम प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं लूर का और इधर से हम प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं ईरान का। तो इससे ये क्लियर हो जाता कि अब आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। जब मैंने कंफर्म किया, मेरे माइंड में आया तेहरान। तेहरान एक सिंपल आप प्रोनाउंस कर सकते हैं और मैं उसको प्रोनाउंस करके देख रहा था। उसके बाद में मैंने देखा रामसर कन्वेंशन से भी एक ईरान से रिलेटेड एक कन्वेंशन है, तो उसको हम केवल प्रोनाउंसिएशन से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। मुझे एकदम से जीरो नॉलेज थी इस क्वेश्चन के बारे में, मगर मैंने इसको सॉल्व किया। और जैसे इस साइड में 2 ऑप्शन थे, टेढ़ा और बेजा, इनमें टंग ट्विस्ट हो रही है। तो टंग ट्विस्ट हो रही है तो अब जो इधर के ऑप्शन होंगे उसमें भी टंग ट्विस्ट जैसा ही कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, जिससे कि हम उस क्वेश्चन को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ सॉल्व कर दें। क्योंकि ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, ये कुछ
कभी देखे जाते हैं कि लैंग्वेज स्पेसिफिक भी होते हैं, कि अगर रीजनल लैंग्वेज हैं तो वहाँ के कीवर्ड एक बोलने का और कुछ जो लिटरेचर होती है उनकी एक स्पेशल पैटर्न होता है, तो उसकी अगर हमें थोड़ी सी भी अगर हम नॉलेज होती है तो हम क्वेश्चन को यूजुअली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपीरियंस। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं कई बार लाइफ एक्सपीरियंस से भी सॉल्व हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था स्तनकवासी, कि स्तनकवासी किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो मैं यूजुअली कई बार क्या होता है कि जब जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल के आगे से मैं गुजरता था तो वहाँ पर ये स्तनकवासी लिखा होता था, तो तब मुझे इसका मीनिंग वैसे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये है क्या, पढ़ लिया। मगर जब ये क्वेश्चन आया था कि ये किस रिलीजन से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है या हिंदुज़्म है, तो क्लियर मैंने उस लाइफ एक्सपीरियंस से ही इसको टिक किया और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट आपको इसके सॉल्व करने के लिए और भी कुछ ट्रिक्स हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ। लाइफ एक्सपीरियंस के बाद में जब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप साइकी आप जानने की कोशिश करिए कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने बैठे होंगे तो वो किस प्रकार से एस्पिरेंट उनकी साइकी की स्टडी और एनालिसिस किए होंगे। तो यूजुअली क्या करते हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड है 1 2 3, तो 1 2 3 है तो एक्चुअली क्या करते हैं, जब अगर उनको कुछ छेड़खानी करनी होती है या तो वो छेड़खानी करते नहीं है, एज इट इज रख देते हैं तीनों स्टेटमेंट को, या फिर जब छेड़खानी करते हैं तो यूजुअली 2 स्टेटमेंट में वो आपको चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप उसमें फिर ट्रैप हो जाएं। जैसे कुछ फैक्ट है, फैक्ट इधर एक्सचेंज कर देंगे, या कोई इस प्रकार का डेटा है उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो यूजुअली उसका ये ऑप्शन बनता है कि वो या तो ऑल द क्वेश्चन सही, ऑल द ऑप्शन सही हो जाते हैं, या सिंगल एक पॉइंट है वो सही हो जाता है। और ये इजीली फिर हम जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते हमको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बशर्ते आप एक रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। इसके लिए स्पेशली अगर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ तो रिकमेंड करने के लिए श्री मृणाल पटेल हैं, उन्होंने भी इस पे प्रीलिम के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें और इस पे एलिमिनेशन को कैसे हम अडॉप्ट करें, इसको हम आपको कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग, इसके लिए आपको उनके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और भी एस्पिरेंट हैं, उन्होंने भी एक अच्छे वीडियो डाले हैं कि आप प्रीलिम में कैसे स्कोर कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका मिनिमम सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपके मेंस पे आता हूँ कि मेंस पे जो फॉरेस्ट सर्विसेज है उनका मेंस किस प्रकार से होता है। इसके मेंस के लिए क्या है कि मेनली पहला जो पेपर होता है, पहला पेपर एक हिंदी और ऐसे दोनों एक साथ होते हैं, और ये सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है हिंदी और इंग्लिश वो सेपरेट होते हैं, मगर फॉरेस्ट का सेम होता है एक ही पेपर में। दूसरे हैं 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जो मेंस के लिए होते हैं, और इनके लिए सब्जेक्ट क्लासिफाइड हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस पेपर में आएगा, तो इस पे आपको काम करना होगा। दूसरा है 2 ऑप्शनल के लिए, जो मेरे 2 ऑप्शनल हैं वो जो फॉरेस्ट्री था और दूसरा था मेरा एनवायरमेंटल साइंस। अब सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है राइटिंग प्रैक्टिस, और आप मेंस में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए प्रेजेंटेशन पे हम काम करें, इंट्रोडक्शन पे काम करें, मैक्सिमम डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स कैसे क्रिएट करें। दूसरा जो स्ट्रक्चरिंग है इम्पोर्टेंट, कि स्ट्रक्चरिंग आंसर को कैसे करें, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। और सबसे सिंपल सी बात जो याद रखने की है कि जब भी आप आंसर करें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एग्जामिनर जो इवेल्युएट करेंगे वो आपका बात को कितनी इजीली समझ सकते हैं और आप कितने अच्छे से उनको कन्वे कर पा रहे हो। एक्चुअली उनका जो इवेल्युएटर्स हैं उनका एक थोड़ा पेन कम हो तो वो काफ़ी अच्छा आप फील करते हैं। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको ये बताना है कि आप एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, जिससे उनको आसानी हो जाए। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करें, इजी वे में, सिंपल वे में लिखें उनको, मगर वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जिससे कि आप आराम से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। जहाँ तक हिंदी का क्वेश्चन है, पहले क्योंकि हिंदी में काफ़ी मेरे मार्क्स वेरी किए हैं, तो हिंदी में जब मार्क्स वेरी किए 60s में भी आए थे, उसके बाद जो 2018 में मेरे हिंदी में मार्क्स आए थे वो 94 आए थे। तो ये 30-31 मार्क्स का जो जंप हुआ था, इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि जब जो अभी ये फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था
तो एक क्वेश्चन था कि आप रीजनल लैंग्वेज, क्वेश्चन था रीजनल लैंग्वेज हैं उत्तर प्रदेश की, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताएं और उनके रिगार्डिंग में कुछ स्पेशल आप नॉलेज अपना एक्सप्लेन करें। तो यूजुअली ये कहते हैं कि जो हिंदी का पेपर है मैंने उसमें भी डायग्राम लगाया, उत्तर प्रदेश की जितनी भी रीजनल लैंग्वेज थी उस रीजनल लैंग्वेज को दिखाने के लिए मैंने यूपी का मैप बनाया, और मैप में जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है रीजन वेस्ट और डायलेक्ट वेस्ट वो क्लियर उनको एक्सप्लेन किया डायग्राम में ही, और आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप इस प्रकार का जब हिंदी का पेपर है तो ये ग्रामेटिकल पेपर है कि आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। दूसरा, सूटेबल हिंदी के कीवर्ड आप इंट्रोड्यूस करें जिससे कि आप इजीली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और एग्जामिनर हैं आपकी बात को समझ पाएँ। थोड़ा सा ये कोशिश करें कि आप जितना पेपर में हिंदी के कीवर्ड अच्छे डाल सकते हैं वो डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये उससे हिंदी को इस प्रकार के नॉलेज के ही लिए टेस्ट है कि आप सूटेबल वर्ड कैसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएस के जो दो मेंस के लिए दो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं, उसके लिए आपको अगर आपका प्रीलिम बहुत अच्छा है और आप अच्छे से डील करते हैं तो इनमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, बशर्ते आप थोड़े कंसिस्टेंसी बनाए रखें। क्योंकि मेरे भी जो दो पेपर हैं इनमें मोर देन 300 मार्क्स थी दोनों में, और +150 +150 प्लस। तो जो एक्स्ट्रा एज है लेने की और जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं उसमें बहुत स्कोप होता है कि आप इजीली ले सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। इसमें आपको यही है कि आप प्रीलिम का जो है उस प्रीलिम का बेस सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ें और उसको मेंस का जो पेपर है उनके साथ सिंक करें, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है इसके ऑप्शनल के रिगार्डिंग में। ऑप्शनल मेरा फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस था। तो फॉरेस्ट्री के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरेस्ट्री के लिए मैंने मणिकंदन की एक बुक आती है वो पढ़ी थी। उसके बाद श्री रचित राज हैं आईएफएस, उनके कंटेंट हैं, उनका हैंड रिटन नोट्स हैं। दूसरा श्री ऐश्वर्या, वो भी आईएफएस ऑफिसर हैं, उनका कंटेंट है, उनके हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रेफर किए थे। इससे मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट हो गया था, कुछ डायग्राम्स हो गए थे जिनको मैं अप्लाई कर पाया। नेक्स्ट है एक जो वेबसाइट है beingifs.in, beingifs.in, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको बताऊं, इसमें आपको जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है इसके काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे और आपको कंटेंट मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी होगा। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा कंटेंट किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए अच्छा है और कैसे आप अपना जो राइटिंग में जो कंटेंट है वो डालना होगा, कैसे डायग्राम बनाने हैं और कौन सा स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको लेने हैं। तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको beingifs.in पर मिल जाएंगी, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उन्हीं के द्वारा रन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉरेस्ट सर्विसेज के बाद में एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के लिए जहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है, शंकर आईएएस की बुक पढ़ी है मैंने। शंकर आईएएस की बुक के साथ में मैंने कुछ चीज़ें जो करंट के साथ में हैं उनको मैंने अपडेट किया था। स्पेशली नीति आयोग, जो नीति आयोग की वाटर स्ट्रेस पे रिपोर्ट आई थी तो उसकी मैंने डिटेल्ड स्टडी पहले ही कर रखी थी, जो कि वाटर स्ट्रेस का क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी इसमें मेंस वाले क्वेश्चन में। तो मैंने उसको नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट वहाँ पर लिखी थी, जिससे कि एक आंसर वो बहुत अच्छा बन गया था। दूसरा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, दोनों नेशनल लेवल के लिए और आपका उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक के लिए, तो ये क्वेश्चन आए थे उस पर फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग में, वो मैंने वहाँ पर उस रिपोर्ट से ही आंसर किए। नेक्स्ट आया WWF की रिपोर्ट है, मेन ग्रुप्स पे थी, फॉरेस्ट फायर्स पे थी, और जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स पर थी। तो उनको ऐसी रिपोर्ट के साथ ही मैंने कोट करके आंसर किया था, जिससे वो आंसर काफ़ी अच्छे होते चले गए थे। नेक्स्ट इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक के लिए कुछ यूपी की रिपोर्ट हैं, जैसे इको टूरिज़्म पॉलिसी है 2018 की, फॉरेस्ट पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की, और जो इंस्टीट्यूट हैं उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज के, उनके द्वारा भी रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसको आप यूपी के स्पेसिफिक जो फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं उनको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मेनली आपका मेंस का क्वेश्चन पेपर है, मेंस का पेपर आपका क्लियर यहाँ से हो जाएगा। दूसरा ये है कि एक एडिशनल पॉइंट 2 हैं, एक तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं यूपीपीसीएस वाले जो फॉरेस्ट सर्विसेज में पूछे गए हैं। दूसरा, यूपीएससी के जो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले जो क्वेश्चन हैं
वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस है वो लगभग रिजेंबल करता है और उस रिजेंबल को आप अपने यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस को आप वहाँ पूछ सकते हैं, इजीली आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हूँ मैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू पे जो ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था और वैसे और भी इंटरव्यू दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पूरा जो इंटरव्यू होता है, पूरा इंटरव्यू आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर, नेक्स्ट आपका जो अगर वर्क प्रोफाइल है तो उस पर हो सकते हैं। तीसरा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है स्पेशली आपको वो तैयार करना होगा। सिलेबस के बाद में आपको तैयार करना होगा करंट में क्या चल रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं या कुछ जो करंट में हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है तो उन पे क्वेश्चन पे आ सकते हैं। थर्ड आपके कुछ केस स्टडीज आ सकती हैं जो आपको तैयार करना होगा। जहाँ तक इंटरव्यू का, जहाँ तक मेरा जो क्वेश्चन है, मैं आपको अगर बोलना चाहूँ तो पूरे के पूरे इंटरव्यू में जो भी 20-25 मिनट में होता है उसमें आपको 2 या 3 चीज़ों पर स्पेशली ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहला है कि 25 मिनट के इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके मैक्सिमम आप अपनी क्वालिटी को उनके द्वारा एनालिसिस करवा पाएँ। उसके लिए 2-3 क्वेश्चन पर ही आपको ध्यान देना होगा और वही आपके अबोव एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स जो मिलने होते हैं वो उन 2-3 क्वेश्चन से ही मिलते हैं और उन्हीं पे आपको ध्यान देना होगा कि वो आप यहाँ उन 2-3 क्वेश्चन में प्रूव कर दीजिए कि यू आर द बेस्ट, जिससे आपको मैक्सिमम आपको मार्क्स मिल जाएं। जहाँ तक इंटरव्यू के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं, मेरे से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको मैंने मतलब अपने आप को शो करने की कोशिश करी कि किस प्रकार से आप इंटरव्यू में आंसर, एक नॉलेज का पॉइंट है, नॉलेज के पॉइंट को किस प्रकार से आप उनके साथ उस इंटरव्यू को अच्छा प्रूव कर सकते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा और तो बाकी के जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा था कि कभी आप फॉरेस्ट विजिट किए हैं क्या, तो इस फॉरेस्ट विजिट को मुझे इसको अपने आंसर में कन्वर्ट करना था कि मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे तैयार करवाने हैं कि जो मेरे को अबोव मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप फॉरेस्ट विजिट किए हैं क्या, तब मैंने उनको क्लियर बोला कि हाँ सर मैंने विजिट किया है। तो जब विजिट किया है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में, अब उनका क्वेश्चन था कि आप कहाँ विजिट किए हैं। अब मेन क्वेश्चन यहीं से, एक क्वेश्चन में थे, मैंने 4 क्वेश्चन उनको खुद क्रिएट करवाए। कि कैसे करवाए इसको मैं बताता हूँ। पहला कि आप फॉरेस्ट विजिट किए, मैंने कहा हाँ सर विजिट किया हूँ। कहाँ पर विजिट किए हैं, मैंने कहा सर हमारे गांव में नीम के पेड़ हैं सर, फॉरेस्ट वो हैं सर, मैंने वो विजिट किए हैं। बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था कि फॉरेस्ट क्या नीम के पेड़ हैं आपके गांव के, क्या वो फॉरेस्ट में आते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत क्लियर था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में तैयार था कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे तो क्या पूछ सकते हैं, क्या ये फॉरेस्ट में आते हैं। मैं बिल्कुल तैयार था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, उसमें इस प्रकार का क्लासिफिकेशन है, ओपन या स्कैटर्ड फॉरेस्ट में या प्रिजर्व फॉरेस्ट में इनका क्लासिफिकेशन होता है। मैं इसके लिए तैयार था क्योंकि मैं अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपने हिसाब से उनको बताऊँ, ना कि वो जो क्वेश्चन मेरे लिए तैयार करके बैठे हैं मैं उनमें ट्रैप हूँ। तो पहला क्वेश्चन यही था। फिर उसके बाद में मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उनको और अपने आप को कैसे प्रूव कर पाऊँ। तो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा फॉरेस्ट विजिट किए हैं तो कुछ और बताओ। नीम का जब उन्होंने पूछ लिया तो मैंने कहा सर आम के पेड़ मैंने विजिट किए हैं। तब गांव के आम के पेड़, अब वही फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछे थे कि हो सकता है मेरे से इस पर क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये चल रहा था कि हो सकता है शायद ये पूछे हैं कि अच्छा आम का साइंटिफिक नाम बताओ, या फिर हो सकता है आम का कुछ मेडिसिनल यूज़ बताओ। तो वो क्योंकि ये तैयार मेरा था और एग्जामिनर कुछ और पूछना चाह रहे थे, हो सकता है उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको वो पूछना चाह रहे थे, मगर मैं उनमें ट्रैप नहीं होना चाह रहा था, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा था। तो उन्होंने पूछा अच्छा आम के अलावा कुछ और बताओ। मैंने कहा सर गाँव में बबूल के पेड़ हैं सर, उनके फॉरेस्ट मैंने विजिट किए हैं। तो फिर वही सेम मेरे माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा था कि ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, मगर वो कुछ अभी और कहीं और पूछना जाना चाह रहे थे। तब वो नेक्स्ट पूछा अच्छा ये बताओ फॉरेस्ट में आपने कहीं झाड़ियाँ और पहाड़ियाँ ऐसी देखी हों आप, वो बताओ। और उस पर मुझे लगाना था कि मैं अब तो अपने को प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा था। तब मैंने उनको बोला कि सर जब ट्रेन से चलते हैं तो यूजुअली जो आप पहाड़ियाँ झाड़ियाँ देखने की बात कर रहे हैं सर, वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं रास्ते में।
इस पर सब लोग खुश हो गए थे और काफ़ी स्माइल करने लगे। तब मैं समझ गया था कि एक्चुअली क्या है, ये जो नॉलेज का क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे थे, इसको मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर के आंसर के साथ में इसको जब उसको मैंने इनको प्रूव करने की कोशिश करी तो उनको समझ आ गया, और वो स्माइल करने के बाद फिर वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे कि अब उनका जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस नॉलेज से आपके कॉमन सेंस में आ गए कि आप कैसे कॉमन सेंस से आंसर कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम इंटरव्यू में जाते हैं। तो एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग में मैं आपको एक स्टोरी ज़रूर सुनाना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली यूएस में एक पेंटर थे और पेंटर के एक एक्ट्रेस थी। तो एक्ट्रेस ने एक पेंटर को अपनी पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया था। तो जब पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया तो पेंटर ने एक्ट्रेस की पेंटिंग 25 सेकंड में बना दी, 25 सेकंड में बना दी। और उसके लिए पेंटर ने $25 मिलियन डिमांड किए कि आप 25 मिलियन पैसे दीजिए, रुपए जो उनका डॉलर है उस डॉलर दीजिए। तो जो एक्ट्रेस थी वो इसमें चकरा गई कि 25 सेकंड की पेंटिंग है और आप 250 जो मिलियन डॉलर रुपए मांग रहे हैं। वो तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि इतने कैसे पैसे मांग सकते हैं। तो जो पेंटर है उस पेंटर ने बड़े ही पोलाइट वे में आंसर दिया कि मैम, ये मेरी 25 सेकंड की जो पेंटिंग है इसके पीछे मुझे 25 साल लगे हैं उस स्किल को शार्प करने में। इस परफेक्शन तक मैं पहुंच गया हूं कि मैं 25 सेकंड में आपकी पेंटिंग बना सकता हूं। इसके पीछे जो हार्ड वर्क है 25 साल का वो है मेरा, और उस 25 साल के मैं आपसे जो 25 मिलियन डॉलर मांग रहा हूं वो 25 सेकंड के नहीं है, 25 साल के हैं। तो ये एक इसका क्रक्स ये था कि हमारी जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, हमारे जो बर्थ से और एग्ज़ाम तक की इंटरव्यू होता है वो आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। और उस 25 मिनट में इंटरव्यू के में आपको अपना बेस्ट देना होता है और आपकी तैयारी उस 25 मिनट के हिसाब से ही चलनी चाहिए। कभी ये कह सकते हैं कि 25 मिनट में आप क्या आप पहचान लेते हैं, तो पहचानने के लिए उनके जो 25 मिनट है आपको अपना मैक्सिमम शो करना है कि आपकी लर्निंग इस प्रकार से पीछे के 25 सालों में हुई है कि आप अब एक मैच्योर ऑफिसर बनने के लायक हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, जिस पे आपको निश्चित रूप से आपको फोकस करना चाहिए। पहला, जब भी आप तैयारी के इस यात्रा में हैं, एग्ज़ाम सिलेक्शन जो यात्रा है वो एक काफ़ी टफ यात्रा है। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उन हर एक डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। हो सकता है आपका सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, या हो सकता है आपका कोई इस प्रकार का सर्कल है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है उसमें आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, जिससे आप अपनी एफिशिएंसी को शॉर्ट टर्म में एक सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ। सबसे पहला इसमें जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया फेसबुक है। मैंने खुद 2016 से अभी तक फेसबुक नहीं चलाया, जब भी से मेरा ब्लॉक है। दूसरा मोबाइल है, मोबाइल में भी कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि हर एक सिलेक्शन और जो गोल होता है वो आपसे बलिदान मांगता है स्पेसिफिक चीज़ों को, और आपको उस बलिदान पर खरा उतरना होगा। तभी आप सब जानते हैं कि चना बाढ़ में या गुलजार तभी होता है जब उसको भुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको जो बता सकता हूँ इसमें कि जब भी आप तैयारी करें, तैयारी करते वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि आप गाइडेंस कहीं से ले सकते हैं, मगर गाइडेंस के बाद में आपको ये ज़रूर करना है कि आपको खुद का एक आपको पर्सनैलिटी खुद बनानी है। आपको इनोवेटिवली कुछ चीज़ें करनी हैं जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट से अपने को तैयार कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने दूसरे जो बच्चे हैं उनसे सीख सकते हो, मगर फिर भी आप कुछ चीज़ें हैं अपने हिसाब से तैयारी करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर देना चाहूँ कि जैसे वॉरेन बफेट एंड एलोन मस्क, वो था सक्सेस, मगर दोनों एक प्रकार का उनका अगर हम शेड्यूल देखते हैं तो वॉरेन बफेट 10 से 5 दिन में 10 से 5 तक ही अपना मोबाइल ऑन रखते हैं, उसके बाद वो अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। इससे ये है कि उनका मानना है कि मेरी एफिशिएंसी उस टाइम मेरी रहती है, तो उस चीज़ को आप इनहेरिट कर सकते हैं। दूसरा जो एलोन मस्क हैं, एलोन मस्क के साथ में क्या है कि एलोन मस्क
24/7 वर्क करते हैं। उन्होंने अपनी ऑफिस को ही अपना घर और घर को ही ऑफिस बना लिया है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उनका एक जो पागलपन है और एक मैडनेस है, जिद और आपके उनका जो कमिटमेंट है वो उनको आज सक्सेस बना रहा है, और आज वो मैडनेस की वजह से ही आज मनी लॉर्ड बन चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। बहुत चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। इस चीज़ को आपको ऐसे एग्जांपल से आपको अपने को इंगेज करना होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे मैक्सिमाइज हो जाए और आप कैसे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि आपके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको सेल्फ मोटिवेट और होना होगा कि आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या है जिससे आप सिलेक्शन को लेके सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता तब तक हमारे सिलेक्शन है वो काफ़ी डिले होते रहते हैं और हमको ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, टाइम किलिंग है वो बहुत होता रहता है और आप अपना जो शॉर्ट टर्म के कंफर्ट के लिए आप पूरी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाहर के दिए हुए खून से कोई भी आदमी बच नहीं सकता। आपकी जो बॉडी है उस बॉडी को ही इंटरनली खून बनाना स्टार्ट करना होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं मैं आपको और इसमें जो बता सकता हूँ कि रोल मॉडल्स, कुछ रोल मॉडल्स हैं जो आप ज़रूर बना सकते हैं, मगर ये याद रखिए कि आपके रोल मॉडल ऐसे हों जो आपको आगे के लिए एंकर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 लाइनें हैं उसके साथ में फिर मैं आगे इस प्रोग्राम के लिए मैं ख़त्म करूँगा। तो ये प्रोग्राम के लिए आगे 2 लाइनें हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग सोते हैं तो सपने देखते हैं, कुछ लोग सोते हैं तो सपने देखते हैं, हमारे तो सपने ही ऐसे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आपके जब सोने आपके नहीं देंगे सपने, तभी आप जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी उसका जो जीतना और आपका खेलना तभी सिंक करेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। नेक्स्ट, मैं इस इंटरव्यू के लिए और मेरी जो सिलेक्शन जो एग्ज़ाम सिलेक्शन जनरली रही है, इसमें मैं स्पेशली जो मेरे 2 भतीजे हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, और ललित भगवत, और मेरी 2 भतीजियाँ हैं दुर्गेश नंदिनी और श्यामलता। 2 छोटे भाई हैं मेरे, ललित पंकज और अंशुल। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी जब मुझे सेटबैक हो रहे थे सिलेक्शन में, क्योंकि मैंने 11 मेंस एग्ज़ाम दिए हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी और 7 इंटरव्यू दिए हैं। तो इस यात्रा में इन सब लोगों का, स्पेशली फ्रेंड्स का भी रोल रहा है और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट में मैं धन्यवाद डीकेटी प्लेटफॉर्म को भी देना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म ने ये प्लेटफॉर्म ने मुझे ये अपनी वॉइस लोगों तक पहुँचाने, एस्पिरेंट तक पहुँचाने के लिए मुझे दिया। स्पेशली जो ग्रामवासी हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे और अपना जो अपना लाइफ है वो उसको सिक्योर कर पाएँ, सेव कर पाएँ। थैंक यू।